हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज से हम अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करने वाले हैं। दिस चैनल विल बी फॉर क्लास 9th, क्लास 10th साइंस, +1 +2 फिजिक्स एंड ऑल्सो सम क्रिएटिविटी स्टफ। आई एम निक्षा कंबोज, BSc MSc फिजिक्स, B.Ed एंड C.Tet क्वालिफाइड। तो आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस NCERT चैप्टर 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस से। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट वीडियो चैप्टर 6 से क्यों। वेल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के स्कूल में इस टाइम पे चैप्टर 6 ही चल रहा होगा, सो इट विल बी हेल्पफुल। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वी विल डिस्कस डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। So, chapter 6, life processes. Now, the first question that arises is, how do we tell the difference between what is alive and what is not alive? अब अगर हम किसी डॉग को देखते हैं, that it is running, or a cow chewing cud, or a man shouting loudly on street, we know that these are living beings. लेकिन अगर हम ये कहें कि जो डॉग है, काउ है या फिर मैन है, वो सो रहे हों, तब हमें कैसे पता चलेगा दैट दे आर अलाइव? वी सी देम ब्रीदिंग, राइट? सो वी नो दैट दे आर अलाइव। नाउ ये तो बात हुई कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? उनका हमें कैसे पता चलेगा दैट दे आर अलाइव? तो हम में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें वो हरे भरे दिखते हैं, इसीलिए हम कहेंगे दैट दे आर अलाइव। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो लीव्स है उनका कलर ग्रीन से अलग होता है, तब हम कैसे कहेंगे दैट दे आर अलाइव? दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सो इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, या तो ग्रोथ रिलेटेड या फिर कुछ और किसी भी फॉर्म में वो एक कॉमन एविडेंस है फॉर बीइंग अलाइव। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनमें हमें विद टाइम कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ नहीं दिखाई देती, या फिर सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। फर्दर अगर हम बात करें जो मूवमेंट है स्मॉल स्केल्स पे, जिनको हम देख ही नहीं सकते नेक्ड आईज के साथ, जैसे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? अगर हम ये क्वेश्चन किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछें तो वो तो कहेंगे हाँ ये नेसेसरी है। लेकिन जो वायरसेस होते हैं, अगर हम उनका एग्जांपल लें तो वो कुछ ऐसी मोलिकुलर मूवमेंट शो ही नहीं करते। ओके, एंड दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। सो द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। दे कैन हैव टिश्यूज, ओके, टिश्यूज हैव सेल्स, cells have smaller components in them and so on। और because of the effect of the environment, जो ये organized ordered nature होता है living structure का, is very likely to keep breaking down over time। और अगर कोई भी structure break down हो रहा है किसी organism में, तो हम क्या कहेंगे that they will be no longer alive। So लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। वो विद टाइम क्या करते हैं, रिपेयर और मेंटेन करते रहते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को टू बी अलाइव। सो नाउ व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हम इस चैप्टर में आगे जो है एक्सप्लोर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, जो ये लाइफ प्रोसेसेस हैं ये क्या होते हैं। अब अगर हम कुछ भी ना कर रहे हों तब भी जो मेंटेनेंस फंक्शंस होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूसली चल रहे होते हैं हमारे अंदर, चाहे हम सिर्फ बैठे हों या फिर सो रहे हों।
The processes which together perform this maintenance job are known as what? Life processes. अब जो ये मेंटेनेंस प्रोसेस होता है, these are needed to prevent damage and breakdown. तो उसके लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी obviously, and this energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer source of energy from outside the body of the organism, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड. हम फूड लेते हैं, उससे ही हमें एनर्जी मिलती है. एंड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? न्यूट्रिशन. अब अगर बॉडी का साइज किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो ग्रो करता है तो उसके लिए एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक. और वो कहाँ से मिलता है? बाहर से मिलता है हमें. सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जो मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज होते हैं वो भी कैसे होंगे? कार्बन बेस्ड. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस. अब जो आउटसाइड सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, वो वेरी करते हैं. क्यों? क्योंकि सबका जो एनवायरनमेंट है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, वो उनके खुद के कंट्रोल में तो होता नहीं है, सबका अलग अलग होता है. सो दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड for various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body need to grow. जो ये sources of energy है, इनको क्या करना पड़ता है? या तो तोड़ना पड़ता है, broken down, और build up in the body, कि उनको फाइनली कन्वर्ट कर दे किस में? एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में, जिसको जो वेरियस मोलिकुलर मूवमेंट्स है उसमें उसका यूज हो सके फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स, या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स ग्रो कर रहे हैं बॉडी में उसको जो चाहिए उस फॉर्म में ये ब्रोकन डाउन या फिर बिल्डअप होते हैं. और उसके लिए हमारी बॉडी में क्या है? एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस नेसेसरी है. जैसे कि एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग रिएक्शंस का, आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन दी मॉलिक्यूल्स. इंस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायर करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी और उसको फिर फूड सोर्सेज को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं. फर्दर अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें क्या होता है? देयर आर नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट. क्यों? क्योंकि उनका जो भी एंटायर सरफेस होता है वो किसके कॉन्टैक्ट में होता है? डायरेक्टली एनवायरनमेंट के. लेकिन जैसे जैसे बॉडी साइज बढ़ता है वैसे वैसे जो बॉडी डिज़ाइन है वो भी कैसा होता जाता है? कॉम्प्लेक्स होता जाता है. तो अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उसमें जो सभी सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते सराउंडिंग एनवायरनमेंट के. तो जो सिंपल डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है दैट विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल्स. तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें वेरियस बॉडी पार्ट्स चाहिए जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करें. एंड वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो फूड है एंड ऑक्सीजन है, दे आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक, जैसे कि हम फूड इनटेक करते हैं थ्रू माउथ या फिर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं थ्रू नोज़, लेकिन उसकी ज़रूरत तो पूरी बॉडी में होती है. तो फूड को या फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितने भी हमारे सेल्स हैं वहाँ तक, उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सो दैट्स वाई वी नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द transfer of food and oxygen to the every single cell of the body. And when chemical reactions use the carbon source, the oxygen for energy generation, तो क्या होगा? बाई प्रोडक्ट्स भी क्रिएट होंगे जो कि ना सिर्फ
यूजलेस होंगे सेल्स ऑफ द बॉडी के लिए, बट वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो उन वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स को हमें अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए भी एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, और उस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया? एक्सक्रीशन। ओके, तो एक्सक्रीटरी टिश्यूज होते हैं, उनका क्या काम हो गया? जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालना। तो हर एक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। Now we will do these question answers. So the first question is, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? क्वेश्चन पहले समझेंगे ध्यान से। क्या कह रहे हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं, उसमें जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है वो इनसफिशेंट क्यों होता है? टू मीट दी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। ये हमने इस सेक्शन में यहाँ पर पढ़ा था कि सिंगल सेल्ड में क्या होते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फॉर टेकिंग इन फूड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल एंड टिश्यूज होते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शंस। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस वन। इसको पॉज करके वीडियो को फिर हम नोट कर सकते हैं। आंसर इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस पोजेस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइंस। उनके पास क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जैसे कि फॉर द एज इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर cells are not in direct contact with the outside environment. Therefore, diffusion cannot meet the oxygen requirement. So, this is the answer for the question number 1. Then we have second question. What criteria do we use to decide whether something is alive? क्या क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चले कि कोई भी प्लांट है या एनिमल है या फिर ह्यूमन बीइंग है वो अलाइव है? ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? पेज नंबर 93 में, राइट, इन दिस सेक्शन. सो द आंसर इज any visible movement such as walking, breathing or growing is generally used to decide whether something is alive or not. However, a living organism can also have movements which are not visible to the naked eye. Therefore, जो लाइफ प्रोसेस की प्रेजेंस होती है उसको हमने क्या कहा है? फंडामेंटल क्राइटेरिया. इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Next question number 3 is what are the outside raw materials used for by an organisms? कौन कौन से हमने पढ़े थे? Oxygen and food. So the answer is an organism uses outside raw materials mostly in the form of food and oxygen. The raw materials required by an organism can be quite varied depending on the complexity of the organism and its environment. Okay, next is question number 4. What processes would you consider essential for maintaining life? तो हमने कौन कौन से अभी तक पढ़े थे? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. सो लाइफ प्रोसेसेस सच एज nutrition, respiration, transportation, excretion, etc. are essential for maintaining life. This is the answer for question number 4. So that's all for today's video.